आप जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, किस तरह से चीज़ों के दाम बढ़े, उसका असर सारी कौम पर, चाहे आप तनख्वाह लेते हैं या कुछ और तरह से रहते हैं, ये दाम बढ़ते जाते हैं। खाने का सवाल, खाने की कमी, राशनिंग और क्या क्या बातें आई, और आप परेशान हुए, और आप लोगों ने या मुल्क में अक्सर शिकायत की और जा शिकायत की, क्योंकि परेशानी की शिकायत करनी है, लेकिन एक ऐसे जकड़ गए हम। देश में बढ़ती महंगाई के लिए क्या नेहरू जिम्मेदार है, और क्या इस बयान को देकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को नेहरू गांधी के नाम पर सियासत करने का मौका दे दिया है? दरअसल पिछले सप्ताह प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था कि महंगाई नेहरू के कारण बढ़ी है। उसके बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी को निशाना बना रही है। बुधवार को कांग्रेस ने जनता के बीच 1948 का नेहरू का वो भाषण भी सुनाया जिसमें महंगाई को लेकर चिंता जताई गई थी। तो इसका मतलब क्या माना जाए? क्या पार्टी गांधी नेहरू के नाम पर ही सियासत करती रहेगी? 1947 में लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण ही नहीं दिया। अगर ऐसा कोई भाषण दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी, संघ और उनके कुटिल अभियानों को चुनौती है कि वो भाषण देश के सामने साझा करें। प्रसार भारती के अनुसार पहला भाषण 1948 से शुरू हुआ लाल किले की प्राचीर से, और 1947 में 15 अगस्त को जो भाषण रात को जवाहरलाल जी ने दिया था कि जो भारत आज जाग रहा है जब पूरी दुनिया सो रही है, उस भाषण का प्रसारण किया गया था और उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलकर महापुरुषों को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के निशाने पर हमेशा गांधी परिवार रहा है। मुद्दा महंगाई का है, पार्टी हाल में बैकफुट पर है और बीजेपी के पास इसका माकूल जवाब भी नहीं है। अब जरा विश्वास सारंग का बयान सुन लीजिए, समझ आ जाएगा। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो पिछले 6-7 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इस देश की अर्थव्यवस्था में जनधन योजना के माध्यम से गरीब जनता का समावेश किया है। पहले नेहरू परिवार के कारण और कांग्रेस के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था चंद उद्योगपतियों के तक सीमित थी। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को युक्तियुक्तकरण किया। उद्योगपति तो समावेशित रहे ही, पर उसके साथ साथ गरीब जनता का भी समावेश अर्थव्यवस्था में हो। पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा के काम आने वाली तमाम चीजों की महंगाई अब चरम पर है। जाहिर है जनता उम्मीद सरकार से ही करेगी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की इस बयानी सियासत से जनता को राहत मिल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जिम्मेदार कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। देश में बढ़ती महंगाई के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? क्या ऐसे बयानों से महंगाई पर लगेगी लगाम? सियासत में नेहरू की एंट्री से किसे मिलेगा फायदा? अर्थव्यवस्था को सुधारने की बजाय बयानबाजी कितनी जायज? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। वर्तमान समय में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं, चाहे अर्थव्यवस्था को हो, रोजगार को हो, महंगाई को हो, जिस भी मामले में कोई भी अव्यवस्था होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों को दोषी ठहराती है, कहती है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ और यह एक तरीके से पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जो गलतियां नेहरू और गांधी परिवार ने की हैं, वो उस गलतियों का खामियाजा, उन गलतियों का खामियाजा देश भुगत रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चेतन सिंह जी, हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे साथ। माफी चाहूंगा, अवनीश बुंदेला साहब, हाँ, चेतन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं।
अवनीश बुंदेला साहब वरिष्ठ प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ, और राघवेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं चेतन सिंह जी से। चेतन जी, वर्तमान नीतियों के लिए कैसे आपको लगता है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके लिए कांग्रेस या नेहरू जी जवाबदेह हैं? देखिए नवीन जी, किसी भी देश का नव निर्माण उसके भूत वर्तमान भविष्य की गणना पर ही आधारित रहता है जी। भूतकाल में जब हमारे देश को आजादी मिली तब इस देश को किसने चलाया था? अगर आप श्रेय लेना चाहते हो तो उस श्रेय के पीछे क्या क्या चीजें उसको भी तो देश और देश की जनता को बताना होगा। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिस समय देश के सियासत में इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अगर देश की अर्थव्यवस्था और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर उनका फोकस होता, कागजों में फोकस होने के बजाय अगर वो वाकई में जमीनी हकीकत पर होता, तो क्या आज देश की दुर्दशा हुई होती? आज देश जिन विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा, उन विपरीत परिस्थितियों में भी इस देश को चलायमान बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 130 करोड़ के इस देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। चारों ओर विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहा है। चारों ओर सेनाओं का, तीनों सेनाओं का अत्याधुनिकीकरण का काम चल रहा है। मुझे लगता है इस सारी चीजें कोई भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, नोडल एजेंसी नहीं है कि वो नोट छापती है, बनाती है और उससे देश और देश की जनता का और देश के चारों ओर विकास का काम करती है। कि कहीं ना कहीं देश की जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा है, अंतर है तो केवल इतना है कि आज काम दिखता है, पहले काम दिखता नहीं, कागजों में होता था, आज जमीनी हकीकत पर होता है। देश की दुर्दशा के लिए क्या हम अपने जो भूतकाल था उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते? किस प्रकार से इस देश के सिपा सालारों ने देश में प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित रहते हुए किस तरह से देश की सीमाओं को लेकर के आपने गंभीरता नहीं रखी? आज सारा इतिहास इस बात को साक्षी है। यह हम नहीं कह रहे हैं, इनकी सरकार में जो लोग पूर्व विदेश सचिव रहे वो लोग कह रहे हैं। उनकी किताबों को कांग्रेस के लोगों को पढ़ना चाहिए कि आपके नेताओं के बारे में, आपके नेताओं को लेकर के कितने गंभीर तरह के आरोप हैं। आप चाइना से हिंदू चीनी भाई भाई की बात करते करते आपने देश को बेच दिया। आपने देश में तिब्बत का जो हमारा विदेशी दूतावास था उसको बंद करके खुला आजादी दे दी। तो कहीं ना कहीं अगर देश में, देश के प्रति अगर एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदार पद पर रहते हो अगर आपने गलतियां की हैं तो उससे हम कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? रही बात वर्तमान महंगाई को लेकर के, वर्तमान में किन परिस्थितियों से देश चल रहा, चलिए सारा देश उन परिस्थितियों से गुजर रहा है। क्या इन विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा बहुत तो आपको कड़वा दवा लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा? ये तात्कालिक परिस्थितियां हैं, ये दीर्घकालिक नहीं है। मुझे लगता है नवीन जी, ये परिस्थितियां भी बदलेंगी और जो लोग केवल महंगाई और बाकी सब चीजों से गोल होकर के बात करते हैं, उनको बाकी चीजों पर भी फोकस करके तो बात करना पड़ेगी। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, सीधा सवाल कर लेता हूँ। अवनीश जी, क्या है आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि 70 सालों में आपकी पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये उसका नतीजा है? देखिए नवीन जी, इस बात पर विश्वास सारंग जी के बयान पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरी जनता हंस रही है। पूरी जनता हंस रही कि आप अपना निकम्मापन, अपनी असफलता को छुपाने के लिए किस तरह 1947 के भाषण, जबकि 1947 में कोई भाषण ही नहीं हुआ। प्रसार भारती में स्पष्ट तौर पे आप देख लें, पूरे भाषण दर्ज हैं। सबसे पहला भाषण जो हुआ 1948 में हुआ 15 अगस्त को। तो पहली बात तो सबसे पहले विश्वास सारंग का झूठ यहां स्पष्ट हो जाता नवीन जी। और मैं अभी अपने विद्वान प्रवक्ता चेतन जी को सुन रहा था, मुझे हंसी इस बात पर आती है, उनका बयान, उनकी बात नवीन जी कुछ उस तरह की है कि 2-3 पीढ़ी पहले बाप दादा एक घर बना जाते हैं, उस फिर आने वाली पीढ़ी, नया बेटा आता है, कहता पिताजी कुछ करके नहीं गए, ये एसी मैंने लगाया है, देखो मैंने इसमें पेंट करवाया है, देखो मैंने इसमें वॉलपेपर लगाया, पिताजी कुछ करके नहीं गए, मेरे बाप दादा ने कुछ नहीं किया। मतलब वो ये भूल जाता है कि साहब घर की नींव किसने रखी, घर कौन बना के गया। ठीक है भैया, आज आप पेंट करा लो, एसी लगा लो, तो वही हालत आज भाजपा की है। इनको अपना वैक्सीनेशन तो दिखाई देता नवीन जी, इनको अपना राशन बांटना दिखाई देता, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो देश आजाद हुआ था, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, वो जिस देश में सड़कों का जाल नहीं था, जिस देश में रेलवे का नेटवर्क नहीं था, जिस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, जिस देश में अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं थी, जिस देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी,
ये सारे काम किसने किए? बैंक का राष्ट्रीयकरण किसने किया? नवीन जी, का आश्चर्य की बात तो ये है, जब ये 70 साल कहते हैं नवीन जी, तो ये खुद के 11-12 साल भूल जाते हैं। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के भूल जाते हैं, 3 साल मोरारजी भाई देसाई के भूल जाते हैं, एच.डी. देवगौड़ा को भूल जाते हैं, बीपी सिंह को भूल जाते हैं, कई सारे ऐसे प्रधानमंत्री भूल ही जाते हैं। ये 70 साल इनके जवान पे ऐसा रट गया नवीन भाई कि 70 साल में खुद को ही भूल जाते हैं कि हम भी इन 70 साल में इस देश पर शासन करते रहे। नवीन भाई, आश्चर्य इस बात का है कि आज आप हर व्यक्ति को मालूम है कि पेट्रोल डीजल में इस देश ने कभी कल्पना नहीं की थी कि पेट्रोल शतक मारेगा, 112 पे जाएगा, और डीजल भी शतक मारेगा। किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन हर चीज में भाजपा की हर असफलता के पीछे नेहरू जी आ जाते हैं। मुझे लगता है जो अभी शिवपुरी जिले में और जो पुल टूटे हैं, शायद वो भी नेहरू जी ने आकर पुल तोड़ दिए हैं। 50 साल नेहरू जी को इस दुनिया से जाए हो चुके नवीन भाई, लेकिन आज भी नेहरू का दर्द, विश्वास सारंग जी ने बयान दिया, अगले दिन मोदी जी ने नेहरू जी के डर से 72 रुपए एलपीजी सिलेंडर पे बढ़ा दिए। तो मतलब नेहरू जी इनको इतना परेशान कर रहे हैं, उनकी शख्सियत ऐसी है कि आज भी नवीन भाई ये नेहरू जी के डर से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये कड़वी दवा की तो नवीन भाई आप एग्री करेंगे मुझसे, जिस दिन से मोदी जी आए, उन्होंने सबसे पहला भाषण जो अपना बड़ौदा में दिया था, जब बड़ौदा से इस्तीफा देने गए थे, उन्होंने कहा था कड़वी दवाई पीना पड़ेगी। आज वो जनता कड़वी दवाई पी के इतना परेशान हो गई है, इतना त्रस्त हो गई है। आपने नोटबंदी को कड़वी दवाई कहा, आपने जीएसटी को कड़वी दवाई था। अरे भैया, कितनी कोई भी शासक इस देश में आए, किसी भी विश्व में कहीं भी, कभी उसने अपनी जनता को इस तरह से चूसा नहीं। आप एक बात भूल जाते हो, मोदी जी कहते हैं कि हम अगस्त माह शुरू हो गया, हम अमृत महोत्सव में प्रवेश कर रहे हैं, हर चीज आपको महोत्सव दिखती है। आप भूल जाते हो, आपके तो जीएसटी संग्रह बढ़ा है। मोदी जी ये भी बता दो कि 88% आपने पेट्रोल डीजल से ज्यादा कमाया 2021-20 में पिछले साल की तुलना में। ये भी बता दो जनता को कि 4,25,000 करोड़ की जगह आपने उससे 88% ज्यादा कमाया, अपनी इनकम लगभग डबल कर ली है। ये भी बता दो हम सरकार की ये आमदनी बढ़ी, वो नहीं बताएंगे नवीन जी। जीएसटी संग्रह बढ़ गया है वो जल्दी बता देंगे, लेकिन असली बात बताना चाहिए वो कभी नहीं बताएंगे। तो यही मुझे सुन के नवीन भाई आश्चर्य होता है कि किस तरह की राजनीति है साहब। हर बात में अगर आप आज कह रहे हैं नेहरू जी ने, चलिए आपके बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर। जिस प्रकार का वर्तमान का माहौल है, जिस प्रकार वर्तमान का घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में जिस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं पिछले पूर्ववर्ती सरकारों को लेकर, आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। राघवेंद्र सर, ये बीजेपी जो कांग्रेस है, दोनों पार्टियां, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी प्रवक्ता हो, मुझे लगता है नवीन जी ये वकील बहुत अच्छे होते हैं। और मैं तो इनको कह सकता हूं कि ये अपनी अपनी पार्टी के बैरिस्टर हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छे तर्क देते हैं। लेकिन एक आम जनता के नाते मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से आजादी के बाद जो तरक्की हुई है उसमें बहुत सारा योगदान प्लस माइनस दोनों सत्ताधारी दल के खाते में जाते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार में थी, अगर तरक्की की बात है तो कांग्रेस के खाते में जाएगी, और बहुत सारी जो गलतियां हैं वो भी कांग्रेस के खाते में जाएंगी। दरअसल हो क्या रहा है कि सिर्फ मीठा मीठा लोग गप कर रहे हैं। कांग्रेस अच्छी अच्छी बातें बताती है और वो गप कर लेती है, बीजेपी कड़वी कड़वी बात बताती है कांग्रेस की, उसको थूकती है। हमारा ये मानना है कि नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, शास्त्री जी ने जो भी अच्छा किया उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, और जो उनसे गलतियां हुई उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। चाहे वो चर्चा फिर कश्मीर को लेकर हो, चाहे वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच खाई की बात हो, राजनीति की बात हो। दरअसल देश को बांट दिया लोगों ने तरक्की के साथ साथ जातियों में, संप्रदायों में, और वो बातें बड़ी हैं जो देश को बांटती है संप्रदाय के आधार पर। ये काम जरूर जो सत्ताधारी दल है वो करते आ रहा है लंबे समय से। बीजेपी ने पल्लू पकड़ा है बहुसंख्यक पार्टी का, बहुसंख्यक मतदाताओं का। कांग्रेस का जो दामन थामा था वो अल्पसंख्यक वर्ग का थामा था। तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे की बात है कि दोनों पार्टियों ने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की राजनीति की है, और असली विवाद की जड़ दोनों पार्टी के बीच में ये है जिसका लोग कम जिक्र करते हैं। विश्वास सारंग जी ने जरूर ये बात की है कि नेहरू जी की वजह से ये चीजें आ रही है। मुझे लगता है कि हम बहुत समय तक सुनते आ रहे हैं, अटपटे बयान होते हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों नेताओं के, और उन्हीं अटपटे बयानों में से एक ये बयान हम मान सकते हैं। लेकिन गलतियां सबसे हुई है। कांग्रेस भाजपा की गलती की बात करती है और बीजेपी कांग्रेस की गलतियों की बात करती है। मुझे लगता है कि अच्छी बात ये हुई कि दोनों दल एक दूसरे की अच्छाई बताएं,
जिसकी उम्मीद हम कम करते हैं कि ये बता पाएंगे, क्योंकि सब दल अपनी अपनी पार्टियों की वकालत कर रहे हैं। जहां तक बात हो रही है नेहरू जी के योगदान की, नेहरू जी ने बेशक योगदान किया है देश को। जब देश आजाद हुआ था सुई नहीं बनती थी, हमारे यहाँ हवाई जहाज तक बनने लगे हैं। तो जो मोदी की बात करते हैं, 7-8 साल जो मोदी की सरकार के हैं, मुझे लगता है कि एक पत्रकार के नाते मोदी सरकार ने डिफेंस के मामले में बहुत काम किया है, रक्षा के मामले में बहुत काम किया है, आर्मी के मामले में बहुत काम किया है, 370 पर काम किया है, राम मंदिर की बात हम करें उस पर काम किया है, सीए पर काम किया है, एनआरसी पर काम किया है। ये इसमें गलतियां हो सकती हैं, लोग दूरबीन से इसमें गलतियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन देश को जरूरत थी कि देश धर्मशाला ना बने। अगर कोई बाहरी आदमी आता है तो उसका कम से कम कोई सर्टिफिकेट हो। इस पर भी इन दोनों दलों को बात करनी चाहिए। अगर ये इस पर बात करेंगे तो जनता इनकी बात को बड़े गौर से सुनेगी। अभी तो होता है कि अगर कांग्रेस है तो वो अपनी पार्टी की वाहवाही करेगी, बीजेपी है वो आलोचना करेगी। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं अवनीश जी, कहिए। नवीन भाई, मैं राघवेंद्र जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है, आपने कांग्रेस की तो खामियां गिना दी, लेकिन मान लीजिए मेरा निवेदन है थोड़ा सा आप नोटबंदी के बारे में भी कहिए, जिसमें 2000 के चिप में हमने नोट की बात सुनी थी, थोड़ा इसके ऊपर भी जाइए कि जो कोरोना संकट काल में निरंतर मौतें हो रही, सरकार की विफलता, इसके ऊपर भी अगर आप प्रकाश डाल दें तो मेरा आपसे निवेदन है सर, मेरा थोड़ा ज्ञान उत्सर्जन हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, आपको मैं कई बार सुनता भी हूं, तो थोड़ा सा ठीक है, हम मानते हैं कि जब 55 साल जब शासन होता है, कश्मीर के विषय में भी नवीन जी आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई गलती नहीं रही। जिस तरह से कश्मीर मर्जर हुआ है हिंदुस्तान में, जो होना ही नहीं चाहता था, और आजादी के बाद ब्रिटिशर्स इस तरह का नियम बना के गए थे कि जिस राज्य को जाना वहां जाए, बल्कि कश्मीर आखिरी समय तक भारत में मर्ज होना नहीं चाहता। जरा मर्जर एग्रीमेंट पढ़ें, मैं ऐसी जगह से आता हूं राघवेंद्र जी, टीकमगढ़ से, कि जिस राज्य ने सबसे पहले मर्जर एग्रीमेंट पे साइन किया, तो मैंने मर्जर एग्रीमेंट को राघवेंद्र जी बड़े अच्छे से पढ़ा है। मेरा आपसे निवेदन है, आप इस तरह से अगर आप कहेंगे कि कश्मीर के मामले में गलती, अरे साहब अगर नेहरू जी नहीं होते तो शायद कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता, कश्मीर पाकिस्तान में जा चुका था राघवेंद्र जी। लेकिन मेरा निवेदन है सर कि थोड़ा सा आपने अच्छी बात कही कि नेहरू जी ने अच्छे काम किए हैं, रोडों की स्थापना की, कई सारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया। मेरा निवेदन है सर कि जो मोदी जी ने भी 7 साल में गलतियां की, थोड़ा उन पर भी प्रकाश डाल दें। ठीक है, मंदिर बनाया अच्छी बात है, लेकिन मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खोला। लेकिन आर्थिक मुद्दों पर जो मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है सर, मेरा निवेदन है उस पर प्रकाश डालें। क्या कभी सोचा था हमने कि 112 का पेट्रोल हम खरीदेंगे? क्या कभी हमने सोचा था कि 300 रुपए का हम सरसों का तेल खरीदेंगे? तो साहब इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाल दें। आज आप अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो तो आपकी सफलता नहीं है, ये विफलता है, क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड धारक से 30 करोड़ देश में थे। नवीन साहब अगर आज 80 करोड़ हो गए बढ़ के, तो आपकी विफलता है, ये सफलता नहीं है। आपका हो गया, प्रतिक्रिया ले लो। ये आपकी विफलता भी है, विफलता भी क्या है चेतन सिंह जी, आपकी विफलता है ये। इस देश को धर्मशाला बनने से रोका, ये हमारी विफलता है। सही कह रहे हो आप। इस देश में 370 के कलंक को हमने धोया है, ये भी हमारी विफलता। बिल्कुल सही कह रहे हो। इस देश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार करी, हमारी विफलता। आप सही कह रहे हो। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को हम इस समाज से मुख्य धारा से जोड़ लेने का काम करें, हमारी विफलता। बिल्कुल सही पूछ रहे हो आप इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करके इस देश के बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक बनाने पर तुले हुए थे। अगर इसको हम रोकते हैं तो ये हमारी विफलता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस देश में कोरोना को लेकर के सारी सरकार, सारे विश्व से जो भी संसाधन हमको जुटाने पड़े, अगर हमने जुटाए तो हमारी विफलता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियों को इस देश ने भुगता है, ये हमारी विफलता। बिल्कुल सही कह रहे हो। जिस कश्मीर को लेकर के तुम कहते हो, ये मैं नहीं कहता हूं, अवनीश जी इतिहास पढ़ा करो। 1947 में भारत की सेना आधे पाकिस्तान में घुस गई थी। एक तरफा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम घोषित किया। क्यों भाई? नहीं क्यों करा? इस तरह का क्यों करा आपने? 370 मैं बोलूं तो आप नहीं बोले। नहीं, जब आप बोल रहे थे तब मैंने नहीं बोला। माफ करना, मैंने आपको बीच में नहीं रोका। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नहीं, आप श्रीमती इंदिरा गांधी ने हम इस देश से गरीबी हटा देंगे, हम इस देश से गरीबी हटा देंगे। गरीबी हटी क्या? इस देश के किसान प्रधान देश में, इस देश के किसान प्रधान देश में, इस देश के किसान को कभी सड़क आपकी सरकार नहीं दे पाई। ये इसका दुर्भाग्य है क्या? इस देश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर हमने दिया है तो
हमारा सौभाग्य के दुर्भाग्य ये देश की जनता तय करेगी। इस तरह से नहीं होता है, इटली से चला हुआ क्या इस देश में स्वास्थ्य करके श्रीमती सोनिया गांधी अपना इलाज कराने न्यूयॉर्क जाती है, सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ा जाता है। आप सिर्फ सांप्रदायिकता की राजनीति सेवाएं करते थी हैं। तो इस हिंदुस्तान में आपकी सफलता सुनी है, आपका नेता, आपका मंत्री अगर बोलता है भूमि को क्यों 70 साल छोड़ते पहले हो? का नेहरू जी का भाषण जिम्मेदार है, तो ये आपकी सबसे बड़ी सफलता है। वो पप्पू से अपनी पार्टी नहीं चलती है, उसको जाकर के बताओ, चेतन जी हमको मत बताओ। नवीन मैंने भाई, कहा ना, नवीन भाई मेरे पे मत आओ आप अपने तुम पर पर जाइए। मत आओ। वो बीच में नवीन बोलना से बात बंद करो, करिए। चेतन चलिए जी। आप बीच में ना बोलो, सुन लो ना। अब आपका ट्रेन आपके टर्न पे हो गया था ना अवनीश जी, आपका टर्न हो गया था ना। आप सुन तो लीजिए भाई, आपको चीज खराब लग रही है, आप अपने उस पर बोलना, नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे की चीजें तो अच्छी ही नहीं लगेंगी। तो मौन व्रत धारण करो, मुशी का लगाओ मुंह पे, आधा घंटा मौन व्रत धारण करते हैं आप लोगों की और सबकी शांति के लिए, और बंद करते हैं। मुझे सिर्फ आपत्ति, नवीन भाई मुझे नहीं, वो आप और तुम फिर क्या होता है ना, अपने अपने टर्न पे बोलो। वो आप ये सोचो कि ये सही बोले, और वो आप मत जज करो ना इनको, और ये आपको जज नहीं करें। जनता को जज करने दो ना, जनता महसूस कर ले। मेरे को नवीन भाई, मुझे आपत्ति इनकी भाषा पर है। नहीं, आप मेरा वन बाई वन चल कौन सी भाषा पर तुमको आपत्ति? ये तुम पर आ बीच में इंटरप्ट करते हो, उस पर आपको समझ में नहीं आता। आप पूरा भाषण देते रहे, मैंने सुना कि नहीं सुना? आप सुनिए तो ना, आप टर्न पे अपने अपने टर्न पे बोलिए ना, क्या दिक्कत है जी? चेतन जी बोलिए, चेतन जी बोलिए। इस देश में जी, देश की आजादी के बाद में अगर भारत और चाइना के बीच में हमारी सीमाओं का सीमांकन नहीं करने दिया तो ये हमारी गलती थी क्या? 1962 के चीन के भारत के युद्ध के समय जिस देश में फैक्ट्रियों में हथियार बनने थे, वहां हम खिलौने बना रहे थे, ये हमारी गलती थी क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने उतावले हो गए थे कि नहीं, चाइना को आप स्थान दीजिए। आज वही चाइना वही सीट पर बैठ करके भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में वीटो करता है। ये किसकी गलती है? ये आपको बताना पड़ेगा। और सरदार पटेल जी, माफ करना, हमारी सरकार के गृह मंत्री नहीं थे, आज भी इतिहास के पटल पर दर्ज है, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू जी ये गलतियां कर रहे हो, ये देश को खा जाएंगी। मैं अब जरा राघवेंद्र सिंह जी से प्रतिक्रिया लूंगा। राघवेंद्र सिंह जी से प्रतिक्रिया लूंगा। सर, अब आजकल तो मेरे को लगता है कि एक मंडली बना लेनी चाहिए, तो 5-10 मिनट तो स्तुति हो कांग्रेस की, और 5-10 मिनट हो भारतीय जनता पार्टी की, बची कुची प्रवक्ताओं की, शेष बची सो अपनी। उसके अलावा आप अब किसी को बोल नहीं सकते। वो जो कड़वा कड़वा गप और नहीं, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू तो पहले होता था, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, अब होते तो इस टाइम पे कबीरदास जी शायद महसूस कर लेते गलत लिख गए वो, तो अभी कोई सुनना नहीं चाहता। भाई तारीफों के पुल बांधो, अद्भुत व्यक्ति थे नेहरू जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी महामानव है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन ही है जो आदि मानव है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी 2 मिनट की प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण सुन लो सर। अपने कांग्रेस के मित्र से कहूंगा और बीजेपी के कि कम से कम जो पत्रकार है उस पर कोई ठप्पा ना लगाएं। मैंने अगर नेहरू जी के बारे में कहा कि उन्होंने सुई भी नहीं बनती थी इस देश को और हवाई जहाज तक बनने लगी, ये नेहरू जी को श्रेय जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कांग्रेस को प्रवक्ता बन जाऊँ या भाजपा का बन जाऊँ प्रवक्ता। सवाल ये है कि जो गलतियां हैं उसको आप छुपा सकते हैं। एक आम आदमी के नाते, एक पत्रकार के नाते मेरा ये कहना है कि जो गलतियां हुई है अगर आप उसको स्वीकार करेंगे तो जनता आपको अच्छे से सुनेगी। अभी तो ये लोग मान के चलते हैं कि कांग्रेस का है तो वो तारीफ करेगा और बीजेपी का है तो वो मोदी जी की तारीफ करेगा। कम से कम सच्चाई पर जाना चाहिए। महंगाई निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन महंगाई का विरोध करे कौन करेगा? बीजेपी तो नहीं करेगी। कांग्रेस कहाँ विरोध कर रही है इसका? कहाँ कांग्रेस सड़कों पर है? सिर्फ कांग्रेस बयानबाजी करती है, ट्वीट कर देती है, व्हाट्सएप पर आती है, IT सेल के जरिए विरोध कर देती है। जब तक आप सियासत में, राजनीति में सड़क पर नहीं आएंगे, जनता से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक बातें बेमानी है। हम सिर्फ जुबानी जंग कर रहे हैं। राजनीति में जो प्रतिपक्ष है उसको सड़क पर आना चाहिए ताकि सरकार पर अंकुश हो। कांग्रेस का जो धर्म है मुझे लगता है कि वो थोड़ा कमजोरी से निभा पा रही है। इस पर आप ये मत कहिए कि मैं कोई बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ। बीजेपी की 100% गलती है कि वो महंगाई को लगाम नहीं दे पा रही है, लेकिन कांग्रेस कहाँ सरकार को रोक पा रही है? सिर्फ आप बैठकर टीवी पर बयान दे रहे हैं, आपके लीडर ट्विटर पर जाते हैं। सड़क पर मैं बहुत माफी के साथ कहूंगा
नवीन जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि मध्य प्रदेश की हम बात करें, पिछले 16 सालों में कांग्रेस का 16 आंदोलन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पे नाश्ते पे ही चर्चा हो रही है। चर्चा रास्ते पे होनी चाहिए और जवाबदारी से होनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि नहीं मानेंगे तो नहीं मानो, अपनी बात थी सो कह दी, आपको समझ में आए ठीक, नहीं समझ में आए और ज्यादा ठीक। समझ दिमाग के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त मानवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कहा तो यह है कि बीती ताह बिसार दे आगे की सुध ले। पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ, हो सकता है कुछ गलतियां रही हों, लेकिन उन गलतियों को क्या आज की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहरा के इतिश्री कर लेंगे? वह पथ क्या, पथे कुशलता क्या यदि पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक की कार्य कुशलता क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। देश ने आपको जनादेश पिछले 70 सालों में क्या नहीं हुआ उस पर नहीं दिया था, जनादेश इस पर दिया है कि जो नहीं हुआ है वो आप करेंगे तो आप करिए और बेहतर तरीके से करिए। और कांग्रेस को भी जरूरत है कि जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए जनता के साथ खड़े होकर, जनता की आवाज बनकर सरकार को चेताए। सरकार नहीं चेतेगी तो जनता चेतेगी। अगली अच्छी अच्छी सरकारें आई हैं और गई हैं। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।